दुनिया को क्यों दिया जाता है? ये इसके पीछे पॉलिटिक्स है, इसके पीछे ग्लोबल पॉलिटिक्स है। मार्केट डज नॉट नो द बेस्ट। मार्केट में कैपिटलिज्म डूब जाएगा, उसको बचाने के लिए अलग से करनी पड़ेगी। दूसरों को कैपिटलिज्म से लुभाने के लिए कहना पड़ेगा कि मार्केट नोज द बेस्ट। तुम भी अपना जो है वो नेहरू के दौर का क्या कहते थे, मिक्स्ड इकोनॉमी और सोशलिस्टिक पैटर्न छोड़ छाड़ करके मार्केट में आओ। दूसरों को तो मार्केट में ले आना है और खुद मार्केट के हवाले अपना भाग्य कर नहीं सकते। सोशलिज्म की बात यह है कि हम ये कहते ही नहीं कि 20वीं सदी का सोशलिज्म जो है फ्यूचर में आएगा। हम ये कहते ही नहीं कि सोशलिज्म फ्यूचर में ऐसा बनेगा जिसमें स्टेट की मोनोपोली होगी, इकोनॉमी पर, स्टेट पर, हर चीज पर स्टेट की मोनोपोली होगी। हम ये कहते हैं कि वो एक इमरजेंसी कंडीशन का सोशलिज्म था जिसने उसके जिम्मे जो काम आया वो पूरा किया उसने, और जब वो काम पूरा हुआ तो वो टूट फूट के गिर गया। जैसे जिस काम के लिए जो मशीन बनती है वो काम पूरा हो जाता है, फिर वो मशीन जो है फिर ईंधन खाती है और पोल्यूशन पैदा करती है, खत्म हो गया वो, क्योंकि उसका काम था उस सोसाइटी को उस गड्ढे से निकालना। अब जहां पर सोशलिज्म आएगा वो कैपिटलिज्म के न चल सकने के कारण आएगा, और कैपिटलिज्म के न चल सकने के कारण जब सोशलिज्म आएगा तो कैपिटलिज्म ने जो स्टेज तैयार किया होगा उस पर वो खड़ा होगा। वो जार के फ्यूडल स्टेज पर नहीं खड़ा होगा, वो चाइना के फ्यूडल स्टेज पर नहीं खड़ा होगा, वो कैपिटलिज्म के बनाए हुए स्टेज पर खड़ा होगा और वहां से आगे जाएगा। उसमें मसला फंसता सिर्फ यह है कि कैपिटलिज्म की हम ये कहेंगे कि शातिर उसका तरीका यह है कि सारे लोगों से काम करवा के लोगों को सिस्टम चलाना वो नहीं सिखाता, और लोगों में से जिन लोगों को बड़ी सैलरी देके सिस्टम चलाना सिखाता है, इकोनॉमी चलाना सिखाता है, उन लोगों को अपने साथ मिला लेता है। लोग सारा दुनिया का काम करते हैं, जीवन का सारा काम करते हैं, लेकिन सिस्टम चला नहीं सकते। इसकी वजह से हम ये आपकी बात पार्टली मान सकते हैं कि अभी देयर इज नो अल्टरनेटिव, क्योंकि लोग अगर लड़के जीत भी जाएं तो चलाने में उनको दिक्कत आएगी, मैनेज करने में दिक्कत आएगी। वो फ्यूचर के जो लेफ्टिस्ट हैं उनका ये कहने की बजाय कि कम्युनिज्म के पास सारे रास्ते हैं, जैसा हमने 20वीं सदी में किया था वैसा ही करके अब की बार जीत जाएंगे, ये लेफ्टिस्टों को छोड़ना चाहिए, ये मार्क्सिस्टों को छोड़ना चाहिए। नए सिरे से सोशलिज्म का डिजाइन बनाना चाहिए, और उस डिजाइन की बेसिस ये होनी चाहिए कि स्टेट नहीं चलाएगा जनता के लिए, जनता इकोनॉमी चलाएगी और जनता पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पर निगरानी रखेगी। धन्यवाद। I am required to leave in next 5-7 minutes. मैं एक दो चीज़ कहना चाहूँगा. I don't believe that this is the best alternative that the world is following right now. What I am saying is that for the present there is no ideology to follow. ये चर्चा कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में सुनाई नहीं दे रहा। ये चर्चा कुछ मिनट या कुछ घंटों में, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में तय हो सकती नहीं है। 1920s में एक डॉक्यूमेंट्री BBC की जो YouTube पर थी और अभी वहाँ से कॉपीराइट की वजह से हटा ली गई, टोरेंट पर अभी भी अवेलेबल है। सेंचुरी ऑफ द सेल्फ, उसके अंदर हाउ डेमोक्रेटिक सोसाइटीज के अंदर पब्लिक ओपिनियन को गवर्नमेंट स्टार्टेड मैनिपुलेटिंग, उसकी हिस्ट्री है। और पब्लिक रिलेशंस करके एक नई डिसिप्लिन अमेरिका में 1920s में शुरू की गई, एडवर्ड बर्नेस करके जो फ्रॉइड के भतीजे थे उन्होंने चालू किया। और वो चीज़ आज ये हर एक जगह पर इलेक्शंस करवाती है। दे ट्राई टू मैनेज द परसेप्शंस ऑफ द पीपल। चाइना का देख लीजिए, आपकी $5,000-7,000 पर कैपिटा उनकी आय हो गई, जब इनकम हो गई उनकी, तो पीपल आर हैप्पी, दे डोंट वांट टू आस्क एनीथिंग एल्स।
मेरा कहने का ये था कि भाई, और ये अभी कॉग्निटिव साइंस वाले भी बहुत सारे रिसर्च कर रहे हैं इसके अंदर, कि हाउ पब्लिक, व्हाट पब्लिक वुड बिलीव, कि भाई उनको क्या चाहिए। तो जहाँ तक उनको ये अंगूठा चूसने को मिल जाता है तब तक वो दे डोंट बॉदर। ये अभी तक का इन लोगों का, हम अपने आप को कितने ही बुद्धिजीवी या बुद्धिशाली माने, लेकिन कॉग्निटिव साइंस का ये आज तक का ये निष्कर्ष है कि भाई वी आर नॉट रैशनल, प्रेडिक्टेबली इरेशनल करके एक किताब लिखी गई है MIT के डान एरियल ने, और बहुत सारे, चॉम्स्की ने अभी मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट, वी आर मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट एमंग पीपल। लोगों को आप बाहर खड़े हो गए, रास्ते पर खड़े हो गए, मैं किसी को भी पूछ लूँ, जहाँ तक उनको बेटर गुड्स मिल जाते हैं, they don't want to ask anything else। मेरा जाने का टाइम हो गया, वरना इसके बारे में और कुछ बात करना ये होता है। मैं थोड़ा बहुत ईमेल में लिख दूंगा इसके अंदर। थैंक यू। और कोई? हिंदुत्व की बात बहुत कम आई, ज्यादा बातें चली। हाँ। मेरा नाम हुज़ैफा है और मैं गुजरात में ही काम करता हूँ। 2-3 प्रश्न हो रहे थे जब पूरा बात हो रहा था, तो वो लिंकेजेस क्योंकि देखना जरूरी लग रहे हैं कि क्योंकि अभी कुछ जो माहौल बना, जियोनिस्ट जो विचारधारा है उससे अभी हिंदुत्व का कितना लिंकेजेस है। क्योंकि अभी लास्ट जब आर्टिकल क्यूबा के फिडेल कैस्ट्रो में लिखा था कि मोसाड जो है इजराइल को सपोर्ट करता है, ISI स्टेट जो है उसको भी सपोर्ट कर रहा है, तो एक तरीके से लग रहा है कि रिलीजन जो है अपना वापस एक स्थान ले रही है, स्टेट का जो रोल था उसका वो वापस लेने की दिशा में है। जिस तरह से पूरी जगहों पे सारी चीज़ें हो रही है, तो रिलीजन जो है पॉलिटिकल स्पेस ले रही है, वापस स्टेट में आने का कोशिश कर रही है, स्टेट का रोल निभाने की कोशिश कर रही है, उस दिशा में आगे बढ़ रही है। तो एक तो ये लिंकेज समझने की कोशिश कर रहा था कि जियोनिस्ट जो विचारधारा है उससे ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें उस पर लिखी गई है, लेकिन अभी के संदर्भ में कितना उसका प्रभाव है हिंदुत्व के ऊपर और क्या उसके लिंकेजेस रहे हैं। दूसरा ये देख रहा था कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो वर्ल्ड वॉर के बाद जो एक मसला खड़ा हुआ था, क्या अभी उस एजेंडा पे कुछ ग्रुप काम कर रहे हैं क्या, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर? क्योंकि बिल्डरबर्ग ग्रुप अभी भी अगर ओबामा स्पीच देते हैं तो उसके पोडियम के ऊपर बिल्डरबर्ग ग्रुप करके लिखा हुआ होता है। मॉन्सेंटो जो कंपनी आई है, जो जेनेटिक मॉडिफाइड सीड्स जो लोगों को बेच रही है, ख़त्म कर रहे हैं लोगों की नस्ल को ख़त्म करने का जो पूरा एक साजिश जो चल रही है, तो क्या ये सारे उस ग्रुप के मेंबर हैं क्या? बिग बॉस करके एक सीरियल आता है जिसमें एक आंख दिखती है और जो एक आवाज जो उस घर में बैठे हुए लोगों को चलाती है, ऐसा कोई क्या है, कोई ऐसा कोई ग्रुप है क्या जो इस दुनिया को भी चला रहा है, जो डीपॉपुलेशन के एजेंडा पे काम कर रहा है? वो लोग एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हैं, ये भी बोल रहे हैं कि नुकसान बहुत हो रहा है एनवायरनमेंट को और ये बहुत बुरी चीज़ है, और आने वाले समय में जितनी पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में उसको ये टके रहना बहुत मुश्किल होगा। तो वो लोग ये भी कह रहे हैं कि सबको सब कुछ मिलना चाहिए, सोशलिज्म की मार्क्स की बात कर रहे हैं, और कितने लोगों को कितना मिलना चाहिए वो लोग तय कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या एक दूसरे के साथ लिंक हो रही हैं क्या? ये सब थोड़ा सा मन में कंफ्यूजन जैसा भी है, काफ़ी सारे सवाल भी हैं। रॉकफील्ड का जो एम्पायर है
आज भी दुनिया की जो मुख्य धारा की जो बैंक है उसके मालिक हैं, तो वो सारी चीज़ें भी है। क्रिश्चियनिटी अपनी जगह पे बात कर रही है, इस्लामिक पूरा अपनी जगह पे है। तो ये सारी विचारधाराएं क्या खड़ी किया जा रहा है, इस तरीके का जो खेल घालमेल जो हो रहा है, बहुत सारे मन में सवाल हैं। जितनी मेरी जानकारी में रखने की कोशिश करूँगा, हर सवाल का जवाब भी मेरे पास उस वक्त है नहीं। मैं सबसे आखिर में से शुरू करूँगा जो हुज़ैफा ने रखा था, ज़ियोनिस्ट और हिंदुत्व के बारे में। इतिहास है कि मतलब ये ज़ियोनिस्टों का और हिंदुत्ववादियों का अमेरिका में काफ़ी आपस में लिंकेजेस रहे हैं। एक बहुत इस्लाम उनके निशाने, इस्लाम चूँकि दोनों के कॉमन निशाने पर रहा है, वो साथ रहे हैं। और अभी अगर आपने इधर भी गौर किया हो, मिस्टर मोदी जब गए थे विदेश की यात्रा में, सैन जोस और कई जगहों पर जियोनिस्टों का ग्रुप भी वहाँ पर खड़ा था। वहाँ पर उनके बाकी तो NRI लोग थे और जियोनिस्टों का भी ग्रुप खड़ा था। तो प्रैक्टिस के लेवल पर निश्चित तौर पर साथ उनका प्रैक्टिस रहा है। और मोसाद को जो वैधता मिली है उसका भी अब ज़्यादा ऑपरेशन पड़ रहे हैं अपने यहाँ पर, ये है। मैं दूसरी इंटरेस्टिंग बात शेयर करना चाहूँगा कि जो अभी इत्तेफाक से कुछ दिन पहले इसके बारे में पढ़ रहा था, वो जो ज़ियोनिज़्म का इमेजिनेशन है और हिंदुत्व का इमेजिनेशन है, उसकी तुलना करते हैं। जैसे ये मोदी जगह जगह विदेश यात्राओं पे जा रहे हैं और एक नया उन्होंने कहा कि नए ढंग से विदेश यात्रा करते हैं, मतलब सिर्फ लोगों से, राजनेताओं से मिलते भी नहीं है, वहां पर के NRI लोग जुड़ते हैं और हजारों लाखों लोग जुट करके और फिर उनका एक बड़ा तकरीर देते हैं, वो करते हैं। तो एक तरह से ज़ियोनिज़्म ने भी जो कोशिश की थी, ज़ियोनिज़्म ने क्या कोशिश की थी कि यहूदी लोग दुनिया भर में बिखरे हुए थे, वो परसिक्यूटेड हैं, उत्पीड़ित हैं और उनका एक देश होना चाहिए। तो वो उन्होंने एक नक्शा बनाने की कोशिश की थी और काफी हद तक उसमें सफल भी हुए वो। और ये इस NRI क्राउड को जिस ढंग से एड्रेस किया जा रहा है, आज से 20-30 साल पहले जब लोग विदेश चले जाते तो एक हमेशा एक गिल्ट कॉम्प्लेक्स उनमें रहता था कि भाई हम विदेश चले गए हैं, लेकिन अब उनको अभिमान से भर दिया जा रहा है। तो विदेश गए तो कोई बात नहीं है, ठीक है, तुम वहां से भी भारत की सेवा कर सकते हो। तो ये जो मेरे ख्याल से काफी पैरेलल्स इसमें है, ज़ियोनिज़्म से काफी हिंदुत्व ने इस मामले में सीखा है उसके। तो एक सीखने लायक मुझे एक पॉइंट मुझे लगा कि आपके बहाने आप साझा करूँ। अब जहाँ तक ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात है, मैं समझ नहीं पाऊँ क्या बात आपने की, लेकिन ये जो बिग बॉस के जरिए कोई चला रहा है क्या दुनिया को, तो मुझे बहुत कोई कन्विंसिंग उससे नहीं लगता कि कोई ऐसी ढंग से नहीं सोचना चाहिए। कैपिटलिज्म पूरा निजाम पूरी दुनिया में है। एक वक्त था कि दुनिया का 1/3 हिस्सा सोशलिस्ट था और आज सोशलिस्ट नहीं है, तो एक कंटेंडिंग फोर्सेस के तौर पर दो सिस्टम्स काम कर रही थी और आज तो फिलहाल उसकी उसी की टूटी बोल रही, कुछ कुछ प्रयोग निश्चित तौर पर चल रहे हैं। तो वो लोग ज्यादा दुनिया को चलाने की स्थिति में है, तो लेकिन मैं कंटेंडिंग फोर्सेस भी दिख रही हैं, मतलब वो फोर्सेस बहुत ज्यादा आगे बढ़ नहीं पाई, कुछ प्रयोगों की अपनी सीमाएं भी रही हैं। लैटिन अमेरिका में वेनेजुएला में कुछ कोशिश की थी लोगों ने, या बाकी जगह कोशिश की थी, क्यूबा का प्रयोग चल रहा है इस तरह। तो ये थोड़ा कन्विंसिंग नहीं लगता है मुझे ये बात। आपने कुछ ग्रामशी के बारे में बात की। ग्रामशी के बारे में मुझे लगता है कि ग्रामशी मार्क्सिस्ट थे, और मैंने ग्रामशी का एक कोट पत्र लिया था और उन्होंने जो विश्लेषण किया था फासिज्म का या हेगेमोनी, तमाम सारी बातें, तो मेरे ख्याल से निश्चित तौर पर हम लोगों को आज की तारीख में we can learn many things from Gramsci also. That is the only point I wanted to make about it. और आपने खुद ही कहा कि मार्क्स स्टिल रिलेवेंट है, उसमें क्या मतलब है। और जो मुकेश जी तो निकल गए, लेकिन जो एक दो बातें जो रवि जी ने उसके बारे में रखा ही है, मेरा मानना है कि निश्चित तौर पर मतलब मैं बात में रख भी रहा था कि तार्किकता का जोर बढ़ रहा है और कई सारे कारण उसमें ढूंढे जा सकते हैं उसमें दुनिया भर में। और मैंने अपनी बातचीत में भारत का जिक्र करते हुए साथ साथ दक्षिण एशिया का भी जिक्र किया था। और दुनिया के पैमाने पर भी अब फ्रांस जैसे मुल्क में अगर लापेन सत्ता में आने की संभावना बन रही है, या कई सारे नवनाथी आंदोलन जगह जगह पनप रहे हैं, तो ये दिख ही रहा है कि पॉलिटिकल लेवल पे, सोशल लेवल पे और तार्किकता का जोर बढ़ रहा है। लेकिन और वो एक चुनौती के तौर पर हम लोग को लिया जाना चाहिए।
हम लोग को लेना चाहिए उसको। और किसी ने कहा था कि वो ये कम्युनिज्म का कोई भविष्य नहीं है, तो मैं नहीं मानता कम्युनिज्म का भविष्य नहीं है। और उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात कही थी कि वो बैटल्स हार गए। मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ। निश्चित तौर पर हम लोग बैटल्स हारे, जहां पर भी समाजवाद बनाने के प्रयोग हुए थे उन लड़ाइयों में हम लोग हारे। हम लोग सोवियत रूस में समाजवाद बनाने का तस्वुर किया था, कोशिश की थी और हारे, चीन में हारे, तमाम मुल्कों में हारे, लेकिन लड़ाइयां हारे, लेकिन युद्ध जीतेंगे हम लोग। ये इसके बारे में भी हम लोग, मैं पूरी यकीन हूँ कि वो ये जो हमारी असफलताएं नहीं है और जो लेसन्स हैं 20वीं सदी के समाजवाद के बनाने के बारे में, इसके बारे में भी जिक्र करते हैं, तो उन असफलताओं से सीख करके नए ढंग से हम लोग को डिजाइन करना पड़ेगा समाजवाद के बारे में। ये मुझे लगता है बहुत स्वरूप में आप वहां से बात कोई सवाल है, कोई कमेंट है? स्वरूप में साथियों, आज के वक्ता बिरादर सुभाष NSI के साथी और यहाँ पर ये मशक्कत को शेयर करने के लिए आए हुए मेहमान साथी, जैसे कि आज की पूरी बातें हुई, सुभाष ने जो मुद्दे रखे, बाद में कुछ लोगों ने कुछ जोड़ा तोड़ा और फिर नई बातों से इसको नए सिरे से लिखने का जो नज़रिया दिया गया, तो मुझे लगता है कि यहाँ कोई जवाब ढूंढने के लिए नहीं, लेकिन खोज करने के लिए हम बैठे हैं। जवाब की खोज, या तो कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि हमें सवालों की खोज करना भी बाकी है, और अगर सवाल उठते हैं तो सवालों को आर्टिकुलेट करना, प्रकट करने की भी एक मौके ऐसी छोटी छोटी मजलिसों में अगर होते हैं तो यही हमारी कोशिश है। हमारे फोरम का नाम है न्यू सोशलिस्ट इनिशिएटिव। हम इनिशिएटिव ये खोज कर रहे हैं और कई सालों से, जैसे सुभाष जी ने कहा कि 30 साल के संघर्ष के साथी, तो 30 साल से तो हम लोग कर रहे हैं, तो उससे भी पहले यहाँ पर बैठे हुए कई लोग कर रहे हैं, जैसे कि भार्गव है, रवि है, सब सारे कॉमरेड ये काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई डॉगमा, किसी का शरण ढूंढना, किसी को सब कुछ सरेंडर कर देना, ये वाला कोई मसला नहीं है। इस फोरम से हम कोई एक ही दिशा की ओर जाने की बात कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। हमारे जो स्टडी सर्कल्स 12-13 साल से चल रहे हैं, 14 साल, तो उसमें भी जरा अप्रस्तुत लगे फिर भी मैं एक छोटी सी चीज शेयर करूंगी कि कहा जाता है कि सच कहीं से भी आ सकता है, जवाब कहीं से भी मिल सकता है। नए नए सिरों को पकड़ के हम खींच रहे हैं, तार खींच रहे हैं, एक बुन रहे हैं, जैसे वो रेशम का कीड़ा बुन रहा है, उस तरह से कुछ चीजों को बुनने की कोशिश हो रही है। तो मजेदार बात है कि अभी अभी थोड़ा बहुत जैनों की फिलसफी अनेकांतवाद के बारे में जानने की या कोशिश की गई, तो मुझे आज वो भी याद आ रहा था कि हम हर सोच को शामिल करना चाहेंगे, हम हर एक को
सुनना चाहेंगे और उस बुनाई में वो तार भी जुड़ते जाएंगे, तो सच कहीं से भी आ सकता है। इससे ज्यादा तो मैं और क्या कहूँ, क्योंकि आज काफी सारी चीजों को हम सामने लाए हैं और आई भी है। तो मुझे लगता है कि एक छोटी सी बात पर मैं अपनी बात खत्म करूं, क्योंकि ज्यादा तो कहने की गुंजाइश नहीं है। पर एक हमेशा मसला हमारे सामने रहा है कि ढूंढो और उसकी सफाई करो, उसको मांझो, उसका परिमार्जन करो। मुझे याद आ रहा है जब हम NSI का ऑफिशियल लॉन्च नहीं हुआ था, तब जो कुछ साथी मिलके सर जोड़ के एक मैगजीन शुरू करने की सोच रहे थे, जो आज संधान के रूप में है। लेकिन तब हम एक नाम ढूंढ चुके थे, शोधना। तो शोधना का मतलब भी यही है कि ढूंढना और परिमार्जित करना। तो मुझे लगता है कि ये एक नव समाज के लिए एक जो खाका, या तो कोई कहता था कल के पागल सपना, वो भी बुना जा रहा है और ढूंढा भी जा रहा है। और हर वक्त जब हम साथी मिलते हैं तब उसमें शोधना भी होती जा रही है। और ऐसी पब्लिक मीटिंग्स भी हमेशा हम करते हैं, जहाँ पर भी स्टडी सर्कल्स करते हैं, एक दिन पब्लिक मीटिंग का भी होता है। तो ऐसी पब्लिक मीटिंगों में जो नए नए सुझाव, सोच आती है, उसमें भी हमें वो बुनाई के तार मिलाते हैं। तो ये शोधना जारी रहेगी। आप सबका बहुत धन्यवाद। और हमें लगता है कि हमारा पागल सपना और भी रंगीन बनता जाए। धन्यवाद। ये गाना एक या दो या तीन निशा, ये जो गाना है माइक एक लाल करके एक बैंड है जो हबीब जालिद का लिखा हुआ है। मैंने उससे ये कहा और धुन मैं लाल के धुन पे उसको गाना। मैंने उससे ये कहा, मैंने उससे ये कहा, मैंने उससे ये कहा, मैंने उससे ये कहा, ये जो 10 करोड़ है जहलगान जोड़ है, इनकी फिक्र सो गई, हर उम्मीद की किरण जुल्मतों में खो गई। ये खबर दुरुस्त है, ये खबर दुरुस्त है, इनकी मौत हो गई। बेशऊर लोग हैं, जिंदगी का रोग है, और तेरे पास है इनकी दर्द की दवा। मैंने उससे ये कहा, मैंने उससे ये कहा, तू खुदा का नूर है, अक्ल है, शऊर है, तू खुदा का नूर है, अक्ल है, शऊर है, कौम तेरे साथ है, तेरे ही वजूद से
याद है, तू है सुबह तेरे बाद रात है, बोलते जो चंद है सब ये शर पसंद है, इनकी खींच ले जुबान इनका घोट दे गला। मैंने उससे ये कहा, मैंने उससे ये कहा, मैंने उससे ये कहा, जिनको था ज़बां पे नाज चुप है वो ज़बां दराज, जिनको था ज़बां पे नाज चुप है वो ज़बां दराज, चैन है समाज में बेमिसाल फर्क है कल में और आज में, चैन है समाज में बेमिसाल फर्क है कल में और आज में, तेरे मुल्क में है क्या तेरे खर्च पे है कैद मुल्क राज में। मैंने उससे ये कहा, मैंने उससे ये कहा। क्योंकि सवाल मैं रखना सवाल कर 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 सवाल कर, क्यों है ऐसा क्यों है वैसा, क्यों है ऐसा क्यों है वैसा, तर्क कर ख्याल कर सवाल 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 कर कि दौलतों के द्वीप क्यों, सवाल कर कि दौलतों के द्वीप क्यों, हर तरफ है बेकसों की चीख क्यों, सवाल कर कि दौलतों के द्वीप क्यों, बेकसों की हर तरफ चीख क्यों, चुप न रह खोल लब सवाल कर 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 कि बस्तियां उजड़ती क्यों, सवाल कर कि बस्तियां उजड़ती क्यों, बारहा खामोशियां फिरती क्यों, सवाल कर कि बस्तियां उजड़ती क्यों, बारहा खामोशियां फिरती क्यों, पट्टी खोल आंख की सवाल कर 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 कि मेहनतें बिन मोल क्यों, सवाल कर कि मेहनतें बिन मोल क्यों, जिंदगी घुटन का है एक घोल क्यों, सवाल कर कि मेहनतें बिन मोल क्यों, जिंदगी घुटन का एक घोल क्यों, खुद से पूछ औरों से सवाल कर सवाल कर सवाल कर सवाल कर सवाल कर सवाल कर सवाल कर, मन का पंछी आज है उदास क्यों, सवाल कर मन का पंछी आज है उदास क्यों, रिवायतों के जाल में परवाज क्यों, मन का पंछी आज है उदास क्यों, रिवायतों के जाल में परवाज क्यों, होंगे मुक्त ख्वाब कब सवाल कर सवाल कर सवाल कर सवाल कर सवाल कर सवाल कर सवाल कर, क्यों है ऐसा क्यों है वैसा, क्यों है ऐसा क्यों है वैसा, तर्क कर ख्याल कर सवाल 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 कर।
साथियों, न्यू सोशलिस्ट इनिशिएटिव की तरफ से मैं आप सबका आभारी हूँ जो साथी यहाँ से आए हैं या तो NSI से जुड़े हुए नहीं हैं, और आप लोग आए इसके लिए हम आपके आभारी है। यहाँ जो बातें हुई है वो मुझे लगता है कि एक तरह से बहुत जरूरी है आज के दौर में हमें सोचने के लिए आगे इस बातों के ऊपर। और अहमदाबाद और गुजरात एक ऐसी जगह है कि जहाँ इस तरह की बातें बहुत कम होती है। हम हिंदुत्व की एक अलग राह पे तो काफी बातें कर लेते हैं, सांप्रदायिकता के ऊपर काफी बातें कर लेते हैं, लेकिन इस तरह की बातें बहुत कम होती है हमारे यहाँ। तो इसलिए भी ये बहुत जरूरी हमें लग रहा था कि आज के दौर में जब गुजरात ने जो किया है और वो दिल्ली तक पहुंचा है, तो उस दौर में हमें फिर से ये बातों को डिटेल में जानने के बजाय उसमें सवाल करने की जरूरत है, जो मैंने कहा था, और उसको हमें हमेशा एक चर्चा में रखने की जरूरत है। तो मैं आप सबका आभारी हूँ और यहाँ पे हम कार्यक्रम खत्म करते हैं। थैंक यू, गुड नाइट।